हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उन्नति इन जूलॉजी। तो आई एम अगेन बैक विथ अ न्यू यूट्यूब चैनल एंड न्यू यूट्यूब वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 11 का चैप्टर 9 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 11th बायो NCERT बुक। ओके, तो NCERT बुक जो आपकी है, इस NCERT बुक बायो में चैप्टर 11th क्लास 11 में चैप्टर 9 है, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं, है ना, हमेशा ही आते हैं ये क्वेश्चंस आपके सेल साइकिल के एंड सेल डिवीजन के। ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह नीट के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और अगर आप किसी भी साइंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पर भी इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इजी एंड सिंपल वे में इसमें पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड नोट्स हम चैप्टर 11 के यहाँ पे देखेंगे और डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर 9 को, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, टॉपिक है अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए, व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल होता क्या है? तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, synthesizes other constituents and finally divides into two daughter cells is called a cell cycle। सेल साइकिल का मतलब है वो सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब एक सीक्वेंस में होने वाले लगातार के वो इवेंट्स जिनकी वजह से सेल जो है अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, अपने आप को 2 नंबर में बना लेती है ना। एक सेल 2 सेल में बन जाती है, साथ में अपना कंटेंट को भी बढ़ा लेती है, इंक्रीज कर लेती है, और एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती है, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। देखिए, ये है सिंगल सेल होती है एक हमारे पास। तो सेल जो है वो सिंगल सेल क्या करती है, पहले अपने कंटेंट्स को डबल करती है, अपना डीएनए को डबल करती है, ठीक है, डीएनए को डबल करती है और फिर अपने कंस्टिट्यूएंट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है और फाइनली 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यानी कि एक सिंगल सेल पहले अपने कंटेंट को डबल करती है, फिर दो जो कंटेंट डबल हुआ था उसको हाफ पोर्शन कर लेती है, और उसके बाद जो है ये क्या करती है, अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। तो ये सेल साइकिल के इवेंट्स हैं एंड फाइनली रिजल्ट में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। ये होता है सेल साइकिल। सिंपली अगर अपन कहें तो सेल साइकिल का मतलब है एक सेल का नई सेल्स को ग्रो करना, है ना। जैसे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें हमेशा सेल्स नई सेल्स बनती रहती हैं और पुरानी सेल्स मरती रहती हैं। तो सेल्स का जो एक कंटिन्यूटी है, इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है ये सेल साइकिल। ओके, सेल साइकिल से ही कंटिन्यूटी ऑफ द सेल्स बना रहता है। तो देखिए, नेक्स्ट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, कौन से वो फेजेस हैं, वो सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स हैं जो सेल साइकिल में आते हैं। ऑल द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल टू डिवाइड आर कॉल्ड फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं एक सेल के अंदर, सेल को डिवाइड करने के लिए 2 सेल्स में, इस दौरान जो फेजेस आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इवेंट्स होंगे, जो अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, उन्हें अपन फेजेस ऑफ सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस एक सेल को यहाँ तक होने के लिए 24 आवर्स का टाइम चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 24 आवर्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में अपनी एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड कर जाती है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्या आते हैं, देखिए, ऑल द सेल साइकिल हैज़ 2 फेजेस। मोस्टली सेल साइकिल के जो होते हैं जनरली 2 फेज होते हैं, यानी कि एक फेज़ तो इंटरफेज कहलाता है और दूसरा फेज़ कहलाता है अपना एम फेज़ या फिर माइटोटिक फेज़ कहते हैं इसे, है ना। इसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज़, एम फेज़ कहते हैं। ये माइटोटिक भी होता है, ये म्यूसिस फेज़ भी होता है। ओके, तो पहला है इंटरफेज एंड दूसरा है एम फेज़। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में भी सब डिविजन्स होते हैं, जिसे अपन कहते हैं G0 स्टेज, फिर G1 स्टेज, S स्टेज एंड G2 स्टेज। एम फेज़ में आते हैं आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इनको याद करना है सीक्वेंस में, और याद करने के लिए अपन यूज़ करते हैं PMAT। ओके, एक यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं अपन PMAT। ये PMAT का मतलब है अपना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये सारे के सारे फेजेस ऑफ क्या हैं, एम फेज के सब फेजेस हैं, ठीक है। इंटरफेज में आते हैं G1, G2, S एंड G0। अब हम इनको भी अगेन हम डीपली पढ़ने वाले हैं आगे। तो देखिए, G0 क्या होता है, G इज यहाँ पर गैप, G मतलब होता है गैप, तो G0 इज अ गैप फेज, गैप 0 फेज बोलते हैं इसको। G1 इज अ गैप 1 फेज, S मतलब सिंथेसिस फेज,
ये जो जी है ये होता है गैप फेज, देखिए लिखा हुआ है गैप फेज, ओके। और इसी G0 फेज को अपन क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं या फिर इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। यानी कि जब एक सेल डिवाइड नहीं होती है और रेस्ट फेज में आकर रुक जाती है। अब देखिए ये सेल बन गई, मान लीजिए ये सेल को अब फर्दर यही स्टेप नहीं करना आगे और इस सेल को रुक जाना है ना, अपना काम रोक देना है, तो ये सेल एक क्विसेंट स्टेज में या पॉज स्टेज में एंटर कर जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं G0 फेज या फिर गैप फेज, रेस्टिंग फेज, ठीक है। तो ये होता है G0 फेज जब सेल ग्रोथ नहीं करती है, माइटोसिस नहीं करती है, सेल साइकिल नहीं करती है और एक पॉज फेज में या फिर रेस्टिंग फेज में आ जाती है, उसे अपन G0 फेज कहते हैं, ओके। इसके बाद देखिए G1 फेज, G1 इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज कॉल्ड गैप 1 फेज, ठीक है। इस टाइम पर, क्योंकि ये फर्स्ट फेज है सेल साइकिल का, तो इस टाइम पर सेल अपने आप को रेडी करती है, सेल अपने आप को क्या करती है, रेडी करती है, ताकि वो क्या कर सके वो माइटोसिस या फिर जो डिवीजन है उसको कर सके, तो ये अपने आप को रेडी करती है। नेक्स्ट देखिए गैप फेज, सेल गेट्स रेडी फॉर द स्फीयर, सेल अपने आप को रेडी करती है। हाँ जी, तो आगे देखिए कि क्या हम पढ़ रहे थे जो अपने इंटरफेस एंड एम फेज था सेल साइकिल के अंदर, उसमें कितना टाइम पीरियड होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेल को डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स चाहिए। 24 आवर्स के अंदर एक सेल 2 डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो इंटरफेज के और एम फेज के जो फेजेस थे, सब स्टेजेस थे, उनके अंदर कितना टाइम लगता है। तो देखिए ये आगे यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना के बताया हुआ है कि सभी के सभी स्टेजेस में क्या टाइम पीरियड लगता है। देखिए सबसे पहला हमारे कौन सा था, सबसे पहला था हमारे पास इंटरफेज, है ना। ये जो 3 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं G1, S एंड G2, ये तीनों ही इंटरफेज के हैं। और इंटरफेस में G1 जो है वो पहले स्टेज है, मैंने अभी आपको बताया भी था। G1 स्टेज 11 आवर्स का टाइम लेती है, इट टेक 11 आवर्स। एंड G1 स्टेज में होता क्या है, द सेल गेट्स रेडी फॉर द सिंथेसिस फेज एंड गेट्स रेडी फॉर द डिवीजन। Cell is getting itself prepared by synthesizing and accumulating all the particles and all the things necessary for cell division। यानी कि जीवन में सेल क्या करती है, अपने आप को हेल्प करती है, अपने आप को सिंथेसाइज करती है, अपनी चीज़ों को सिंथेसाइज करती है, जिससे वो क्या कर सके, सेल माइटोसिस या मियोसिस के अंदर जा सके। यानी कि सभी चीज़ों को इकट्ठा करती है, सब चीज़ों को रेडी करती है, ठीक है, कलेक्ट करती है। तो ये अपना G1 फेज है, जो सबसे बड़ा फेज है, क्योंकि सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने आप को रेडी करती है, और रेडी होने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो G1 लेता है 11 आवर्स का टाइम। उसके बाद सेकेंड फेज इज S फेज, सिंथेसिस फेज। इसका मतलब होता है सिंथेसिस, और इस सिंथेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या सिंथेसिस होगा, DNA सिंथेसिस होगा, सेल का जेनेटिक मटेरियल सिंथेसिस होगा। सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स जो 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अब वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं अपने अंदर, वो अब 46 के डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये S फेज है, दैट इज सिंथेसिस फेज। इसमें क्या सिंथेसिस किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल को या फिर DNA का सिंथेसिस किया जाता है, जिसमें जो DNA का नंबर है, अमाउंट ऑफ DNA है, वो डबल हो जाता है, ठीक है। ये है सिंथेसिस फेज, जो 8 आवर्स का टाइम लेता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज योर G2 फेज। अगला अपना G2 फेज जो 4 आवर्स का टाइम लेता है, 4 घंटे का टाइम लेता है ये G2 फेज, ठीक है। उसके बाद ये तीनों के बाद इंटरफेज के 3 फेज होने के बाद होता है M फेज। इस M फेज में अपने पास 4 थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस मिलाकर आपका 1 आवर लेता है। यानी कि जो मेन काम है डिवीजन ऑफ सेल होना, देखो इस फेज में तो सेल सिर्फ अपने आप को रेडी ही कर रही होती है, ठीक है, लेकिन जो मेन डिवीजन का काम होता है वो इसी दौरान होता है, और ये ओनली 1 आवर का होता है, 1 आवर। यानी कि आप देखेंगे 11 आवर्स प्लस 8 आवर्स प्लस 4 आवर्स प्लस 1 आवर, 24 आवर्स टोटल हो जाते हैं। यानी कि एक सेल 24 आवर्स के अंदर डिवाइड करती है अपने डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपन जब शुरुआत कर रहे थे तो अब देखो
यहाँ पे शुरुआत करें तो एक सेल थी, सिंगल सेल थी। अभी सिंगल सेल G1 फेज जाएगी, फिर S फेज जाएगी, फिर G2 फेज जाएगी, एंड देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस, एंड दिस वन विल बी कंप्लीटिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये सेल को अगर आप ये डिवीजन नहीं करना है फिर से, ठीक है, ये साइकिल इसको नहीं चलाना है और आके इसको यहाँ के बाद रुक जाना है, G1 में अगेन एंटर नहीं करना है, तो वो सेल एक रेस्ट फेज में एंटर कर जाएगी, क्विसेंट फेज में एंटर कर जाएगी, पॉज फेज में एंटर कर जाएगी, जिसका नाम होता है G0 फेज। तो G0 इज अदर देन दीज 3, ठीक है, इन 3 के अलावा G0 फेज होता है जो रेस्ट फेज है। इसमें तो कोई टाइम लगने की बात ही नहीं है, ये तो रेस्ट फेज है, सेल रेस्ट कर रही होती है इस दौरान। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये तो था जो अभी मैंने बताया आपको सेल साइकिल का ड्यूरेशन की कितना टाइम लेती है सेल अपने सारे इवेंट्स को करने के लिए। ओके, अब हम इन्हीं सभी को क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डीपली एंड डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो देखिए द फर्स्ट वन इज इंटरफेस। मैंने आपको बता भी दिया है, फिर भी मैं अगेन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। और देखिए मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ नीट के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, या फिर जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है जिसमें जनरल साइंस या कॉमन साइंस आता है, वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि हम इस पूरे चैप्टर के वीडियो नोट्स मैं आपको पूरे के पूरे दे सकूँ, समझा सकूँ और बता सकूँ। तो देखिए इंटरफेस, ठीक है, अब हम बात करेंगे वही सेल डिवीजन के जो फेजेस हैं उनके बीच बीच में जो आपके फेजेस आ रहे थे, इवेंट्स आ रहे थे, उन इवेंट्स का एक्सप्लेनेशन। तो इंटरफेस क्या है, देखिए इंटरफेस इट इज़ द मिडिल फेज, ओके, इट इज़ द मिडिल फेज और द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस, 2 लगातार माइटोसिस फेजेस के बीच की जो अवस्था होती है इसे इंटरफेज कहते हैं। हमें पता भी है इंटर का मतलब होता है बीच, इंटर का मतलब होता है बीच, तो इंटरफेज का मतलब वो फेज जो 2 एम फेज के बीच में, देखिए यहाँ से एम फेज शुरू होता है, ठीक है, और अगला एम फेज फिर यहीं पर आएगा। तो यानी कि ये जो फेज है पूरा का पूरा आपका ये इंटरफेज है, यानी कि इस एम फेज से फिर अगले एम फेज तक आने का जो प्रोसेस है वो इंटरफेज कहलाता है। देखिए इट रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस, 2 माइटोटिक फेजेस के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। और अभी अभी अपन ने यहाँ देखा भी है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, क्या देखा अभी अपन ने यहाँ पर कि दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। देखिए ये 11 आवर्स का फेज है ना, G1 जो होती है वो 11 आवर्स की फेज है, तो ये अपना लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल भी है जो 11 आवर्स का टाइम लेती है। 11 आवर्स तो क्या टोटल मिला के देखेंगे तो 11 + 8 + 4 तीनों ही टाइम तो G1 के हैं, तो ये सॉरी इंटरफेज के हैं, तो ये इंटरफेस का तीनों टाइमिंग का मिल रहा है सिर्फ 1 घंटा, बाकी 23 घंटे जो हो रहे हैं, 23 आवर्स जो हो रहे हैं वो इसी इंटरफेस के द्वारा ले आते हैं, और ओनली 1 आवर यहाँ ले आता है। तो इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। कितना है लॉन्गेस्ट, ये 23 आवर्स, ठीक है। मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन इसकी कि ये वो टाइम पीरियड होता है 2 सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस के बीच में 2 माइटोसिस हो रहे हैं लगातार, उनके बीच की जो अवस्था है उसे इंटरफेस कहते हैं। इसके बाद आ जाइए, इंटरफेस इज सब डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। इसके पास भी और आगे सब स्टेजेस हैं, तो कौन से देखिए, पहला है G0, पहली है आपकी G0 फेज। देखिए G0 मैंने अभी आपको बताया रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, ठीक है। इसे क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान सेल कोई भी डिवीजन नहीं करती है ना, रेस्ट फेज में चली जाती है, तो दैट इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। उसके बाद ड्यूरिंग दिस द सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर डिवीजन टेक्स प्लेस। अब आप सोच रहे होंगे सेल डिवीजन तो कर रही नहीं है, इसका मतलब सेल डेथ हो गई है, लेकिन नहीं, सेल यहाँ पे डेड नहीं होती है, सेल यहाँ पे एक्टिव रहती है ना। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब होता है वो खाना पीना खा रही होती है, फंक्शन कर रही होती है, वर्किंग अपना शो कर रही होती है, बट सिर्फ और सिर्फ डिवीजन नहीं कर रही होती है ना। तो G0 फेज में वही सेल्स एंटर करती है जिनमें फर्दर डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, या फर्दर डिवीजन की कैपेसिटी को वो पॉज कर लेती हैं।
G0 इज द रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल, जिसे अपन क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। इस दौरान सेल एक्टिव तो होती है लेकिन डिवीजन नहीं करती है ना, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, फंक्शंस अपने कर रही होती है बट डिवीजन नहीं कर रही होती है। द सेल्स विच डू नॉट एंटर द नेक्स्ट M फेज एंटर्स इनटू G0 फेज। अभी भी मैंने आपको बताया कि वो जो सेल्स क्या करेंगी, M फेज हो गया है उनका और अगले इंटरफेज में एंटर नहीं करना चाहती, वो अगला सेल साइकिल वो नहीं करना चाहती, तब वो एक यहाँ पे आने के बाद तब वो क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ लेवल में एंटर कर जाएंगे जिसको अपन G0 फेज बोलते हैं, दैट इज क्विसेंट स्टेज और द रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, तो ये था G0 के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज G1 फेज। देखिए अब हम पढ़ते हैं अगला स्टेप, दैट इज G1 फेज। तो G1 इज द गैप 1 फेज। अभी अभी मैंने बताया G1 इज कॉल्ड द गैप 1 फेज। इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड टेकिंग फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज में भी जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ले रही है 11 आवर्स ले रही है, ये है ना, 11 आवर्स ले रही है, तो ये अपनी होती है G1 फेज। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस टाइम पर सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब कि बहुत ही एक्टिव है और बहुत सारा मिलजुल कर काम करती है, बहुत एक्टिव होती है इस टाइम पर सेल, है ना। तो ये है अपना G1 फेज। देखिए G1 फेज में क्या पढ़ रहे थे अपन, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल एंड कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कि G1 में जो सेल है वो कंटिन्यू ग्रो करती है और क्या करती है, फर्स्ट फेज ऑफ डिवीजन, यानी कि अपने आप को रेडी करती है सेल डिवीजन के लिए। इसके बाद देखिए इट इज द इंटरवल फेज बिटवीन माइटोसिस एंड S फेज। देखिए G1 जो है उसके जस्ट बाद आएगा S फेज, है ना, और S फेज के बाद आएगा G2 फेज और फिर आएगा माइटोसिस, है ना। यानी कि अपन कह सकते हैं कि G1 जो है गैप 1 फेज जो है वो एक बीच का लिंक है माइटोसिस के बीच में और S के बीच में, क्योंकि इसके पहले माइटोसिस आता है और S आता है इसके बाद, है ना, तो इसीलिए ये माइटोसिस और S के बीच की कड़ी है, ऐसा भी कहा जाता है। इट टेक्स 11 आवर्स टू कंप्लीट इटसेल्फ। G1 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, सेल अपने आप को रेडी करती है। देखिए इन G1 द सेल्स प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द S फेज। S फेज में क्या करना है, सेल को DNA सिंथेसिस करना है। S फेज में सेल को DNA सिंथेसिस करना होता है और इस दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। कब, G1 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है आने वाले S फेज के लिए। अच्छा, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, तो जब हम घर में खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं कोई भी, तो जब हम सब्जी बनाते हैं तो हमको सब्जी बनाने से पहले सब्जी बनाने की तैयारियां करनी पड़ती हैं, है ना। जैसे उसमें मसाला क्या क्या यूज़ होगा, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, उसमें कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मटर पनीर बना रहे हैं या कुछ भी और बना रहे हैं। तो जैसे आपने जो रिक्वायरमेंट्स को लिया और सब्जी को काटा, उनको धोया, उनको वॉश किया, वो सारा प्रोसेस G1 में होता है। यानी कि अपने आप को रेडी करती है सेल अगले काम के लिए, सिंथेसिस के लिए। और जो अपना सब्जी बनने का काम है कि अपन गैस चलाएंगे, मतलब गैस चलाएंगे, उसके बाद काम S फेज में आएगा, सिंथेसिस फेज में आएगा। और गैस चलाने के पहले का जो भी काम है, सब्जी काटना, सब्जी धोना, मसाला इकट्ठा करना, या फिर जो इंग्रेडिएंट्स आना उनको पीसना, कट करना वगैरह वगैरह, है ना, तो वो आएगा आपका G1 फेज में, गैप फेज में। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको यहाँ बताया है। तो अब हम पढ़ते हैं S फेज। S फेज क्या होती है, देखिए S फेज इज द सिंथेसिस फेज, वेरी इंपॉर्टेंट। S होती है सिंथेसिस फेज, इसीलिए इसका नाम S फेज है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस फेज होती है। ड्यूरिंग दिस इसके दौरान क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ DNA टेक्स प्लेस। DNA का सिंथेसिस होता है, यानी कि DNA जो वो अपने आप को बनाता है, DNA रेप्लिकेशन होता है इस दौरान, ठीक है। आप सिंपल से कह सकते हैं कि DNA से DNA बनता है, DNA रेप्लिकेशन हो जाता है। तो देखिए ड्यूरिंग दिस द अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इटसेल्फ, यानी कि जो DNA का अमाउंट था, है ना, वो डबल हो जाता है। देखिए नंबर ऑफ DNA जो अपना क्रोमोसोम नंबर है 46, वो तो उतना ही रहता है,
है ना, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, मतलब वो डीएनए जो आधा था वो मोटा हो जाता है और डबल हो जाता है, तो इट बिकम्स 2n to 4n, है ना, यानी कि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर था वो 2n से 4n हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, डीएनए डुप्लीकेट कर लेगा अपने आप को, डीएनए रेप्लिकेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये था एस फेज, सिंथेसिस फेज। इसके बाद आता है G2, नेक्स्ट इज सेल साइकिल G2। तो G2 में देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग दिस द सेल सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, RNAs, डबल्स द ऑर्गेनेल्स। अब देखिए जीवन में सेल ने अपने आप को रेडी कर लिया, सब चीज़ों को ले लिया, इकट्ठा कर लिया, एस फेज में डीएनए बना लिया। अब G2 फेज में क्या करेगी, जो बाकी चीज़ें हैं सेल की बनानी है उनको बना लेगी, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को डबल कर लिया, ER को डबल कर लिया, या फिर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको डबल कर लिया, सेल ऑर्गेनेल्स को डबल कर लिया, RNA को डबल कर लिया, RNA को बना लिया, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लिया, क्योंकि सेल सब कुछ को आधा आधा बांटने वाली है और आधा आधा बांटने से पहले सेल सब कुछ को डबल कर लेती है, ठीक है। तो ये है वो G2 फेज, जिस दौरान बाकी जो सेल का रिमेनिंग प्रोडक्ट है, रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है, उसको सेल क्या कर लेती है, डबल कर लेती है। ओके, दिस इज योर G2 फेज। तो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा अभी अभी हमने पढ़ा सेल साइकिल की डेफिनेशन के बारे में। सेल साइकिल की डेफिनेशन हमने देखी कि सेल के जो इवेंट्स होते हैं, जो सारा का सारा एक सेल से दो सेल बनती है, डिवीजन ऑफ सेल होता है, उसमें जो इवेंट्स होते हैं उन्हें अपन सेल साइकिल कहते हैं। फिर अपन ने देखे कि इवेंट्स कौन से हैं, तो इंटरफेज है पहला अवस्था, उसके बाद एम फेज आता है। तो इंटरफेज में अपन ने G0 फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज देखी। उसके बाद अपन ने देखा G1 फेज में क्या होता है, G2 फेज में क्या होता है और S फेज में क्या होता है। अब हम आते हैं एम फेज पे, दैट इज माइटोटिक फेज। ओके, एम फेज दैट इज माइटोटिक फेज। अब देखिए, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर फेज ऑफ द सेल साइकिल। है तो ये 1 आवर का ही, इट टेक्स ओनली 1 आवर, है ना, सबसे कम टाइम जो है सेल डिवीजन के दौरान, सेल साइकिल के दौरान, वो इसी का होता है, एम फेज का होता है। लेकिन ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइटोटिक फेज और इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि हम यहाँ पर माइटोसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सेल साइकिल माइटोसिस पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर माइटोटिक वर्ड यूज हुआ है एंड इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इट मीन्स माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस को अपन इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं या फिर माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब ये इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ सब कुछ होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी इक्वल बनेंगे, जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें पेरेंट सेल का इक्वल, या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट सेल की डुप्लीकेट कॉपी बनती है इसके अंदर, है ना। तो एम फेज के अंदर डायरेक्टली एज इट इज कॉपी ऑफ द पेरेंट होती है, यानी कि एकदम डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है पेरेंट की, सब कुछ इक्वल अमाउंट में बढ़ता है, कुछ भी कम बेसी नहीं होता, इसीलिए इसे इक्वेशनल फेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एम फेज इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। एम फेज सबडिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। अब देखिए, ये जो एम फेज होगा, एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, यानी कि जब क्या करेगी सेल, अपना जो सब कुछ चीज़ें हैं जो भी डबल हुआ है यहाँ पर, है ना, एस फेज में, G1 फेज में एंड S में एंड G2 फेज में जो भी सारी चीज़ें डबल हुई हैं, अब उनको बांटा जाएगा आधा आधा, हाफ एक सेल को दे देंगे, हाफ दूसरी सेल को दे देंगे। तो अब हाफ करने का काम जो है वो एम फेज का है ना। तो एम फेज माइटोटिक फेज है और हाफ देती है इक्वल अमाउंट में, दोनों को बराबर दे देती है, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। अब देखिए, एम फेज भी 2 डिविजन्स में होती है, एम फेज के भी 2 सब टाइप्स हैं या फिर 2 फेजेस आती हैं इसके अंदर। पहला फेज इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, दूसरा इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, कैरियो वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर न्यूक्लियस। तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि इट मीन्स वी कंसिडर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का डेफिनेशन होता है कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है तो इसे अपन कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। ये कैसे होगा, 4 स्टेप्स में होगा, मतलब न्यूक्लियस को बंटने के लिए 4 स्टेप होते हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आपकी मेन है।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, ये है कैरियोकाइनेसिस के स्टेप्स। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन। अब देखिए न्यूक्लियस का जब डिवीजन हो जाता है तो अपना आता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। अब ये साइटोकाइनेसिस भी आगे दो टाइप से होता है। ठीक है, एक तो ये होता है सेल प्लेट मैकेनिज्म से, एक तो ये होता है सेल प्लेट मैकेनिज्म, दूसरा ये होता है सेल फर्रो मैकेनिज्म। ठीक है, सेल फर्रो मैकेनिज्म ये एक्चुअली क्या है, देखिए आप सभी को पता है कि प्लांट्स भी लिविंग है और प्लांट्स में भी सेल डिवीजन होता है। हम लिविंग थिंग्स हैं, हम भी एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स में भी सेल डिवीजन होता है। इट मीन्स दिस इज ए कॉमन चैप्टर फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, हमारे ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एनिमल्स की ग्रोथ के लिए, किसी भी लिविंग थिंग की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। और ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है सब कुछ, एम फेज, माइटोसिस, मियोसिस, इंटरफेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये सब प्लांट में भी होता है, ये सब एनिमल में भी होता है। तो जब एनिमल के अंदर हो रहा होता है तो उसे कहते हैं सेल प्लेट, सॉरी जब प्लांट्स में हो रहा होता है, जब प्लांट्स में हो रहा होता है तो उसे कहते हैं सेल प्लेट मैकेनिज्म, एंड एनिमल्स में अपन यूज़ करते हैं सेल फरो मैकेनिज्म, जो मैं आपको आगे फर्दर बताने भी वाली हूँ। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ओके, एंड कैरियोकाइनेसिस का मतलब कैरियोप्लाज्म का डिवीजन। तो अब तक हमने एम फेज के बारे में पढ़ लिया है, इसका ओवरऑल ओवरव्यू देख लिया कि होता क्या है। अब हम आगे इन्हीं सबको डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में जो पी मैट आएगा उनको अपन वन बाई, चलिए अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या था अपना टॉपिक, कैरियोकाइनेसिस, है ना। लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स होते हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब अपन सबसे पहला स्टेप जो है प्रोफेज, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, माइटोसिस के अंदर 4 स्टेज होते हैं। उसमें पहला है प्रोफेज, है ना, और प्रोफेज में क्या होता है वो हम यहाँ पे सिक्वेंशियल इवेंट्स पढ़ेंगे। प्रोफेज को पी फेज भी कहते हैं। ओके, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस एंड इट इंक्लूड्स द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि ये माइटोसिस का पहला स्टेप होता है। ओके, माइटोसिस के अंदर फर्स्ट स्टेप जो होगा वो प्रोफेज कहलाता है। इस प्रोफेज में होता क्या है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अपने आप को कंडेंस कर लेता है, सिकुड़ जाता है ना। देखिए ये तो हमें पता ही है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मैटेरियल होता है वो फैला हुआ रहता है क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में, है ना। ये नाम हमने सुना हुआ है बहुत बार कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मैटेरियल है वो क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में फैला हुआ है। अब वो जो क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में फैला हुआ मटेरियल है वो अपने आप को एक शेप में, एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी कि प्रोफेज में जो पहला काम होगा वो ये होगा कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड बाय ए सेंट्रोमियर। अब ये क्रोमोसोम होते क्या हैं, तो हमें पता है कि क्रोमोसोम्स एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है ये क्रोमोसोम, है ना। और इस क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पे जो होता है उसे अपन कहते हैं सेंट्रोमियर। यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 क्रोमेटिड, देखिए ये तो है एक क्रोमेटिड, ये है एक ऐसा क्रोमेटिड ये वाला, ठीक है, और ये है एक क्रोमेटिड। तो 2 क्रोमेटिड से मिलकर ये क्रोमोसोम बना हुआ है। चाहे आप इन दोनों को बोल दीजिए, चाहे आप इन दोनों को। तो एक तो है नीचे वाला क्रोमेटिड ये और एक है ऊपर वाला क्रोमेटिड ये, यानी कि इन दोनों क्रोमेटिड से मिलकर बीच में जो जुड़ा है वो सेंट्रोमियर है। तो 2 क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं, इसे कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का शेप ऑब्टेन किया जाता है प्रोफेज के दौरान। इससे पहले सेल जो है वो क्रोमेटिन के रूप में रखती है न्यूक्लियर मटेरियल को, लेकिन प्रोफेज जब शुरू होता है, जब माइटोसिस सेल को करना होता है, उस दौरान प्रोफेज में सबसे पहला यही काम करती है कि क्रोमेटिन को कंडेंस कर लेती है, क्रोमेटिन को सिकुड़कर एक शेप में कन्वर्ट करती है जिसका नाम है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं एंड दोनों क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर के नाम की जगह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
ड्यूरिंग दिस द फेज each centromeres radiates microtubules called esters। अब देखिए क्रोमोसोम है ये, अभी क्रोमोसोम क्या करेगा इस फेज के दौरान, प्रोफेज के दौरान क्या करेगा, अपने आप से कुछ ऐसे थ्रेड्स का सिक्रेशन करेगा, है ना, अपने आप से। ये सेंट्रोमियर से कुछ थ्रेड्स निकलेंगे ऐसे, ये जो थ्रेड्स इससे निकलते हैं, इन थ्रेड्स को अपन एस्टर्स कहते हैं या फिर एस्ट्रल रेज भी कहते हैं। देखो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन में क्रोमोसोम है ये, और ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है। यहाँ से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं ऐसे, है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे निकलते हैं जिन्हें अपन एस्टर्स कहते हैं। क्रोमोसोम से ये स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ये तो होता है एक काम। दूसरा काम जो होता है प्रोफेज में वो है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट्स डिसअपियर्ड, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है और वो लुप्त हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी प्रोफेज में मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके बाद जब ये गायब हो जाएगी तो एस्टर रेज जो थी वो क्या करेंगी, एस्टर रेज जो है वो काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाएंगी, है ना, काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाएंगी फ्रॉम द फॉर्मिंग द माइटोटिक पैरेटस। और यहाँ पे अपने स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स से सेम एस्ट्रल रेज निकलेंगी, वो एस्ट्रल रेज यहाँ पर आकर काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगी, यानी कि क्रोमोसोम्स से काइनेटोकोर से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स से निकली हुई एस्ट्रल रेज आके जुड़ जाएंगी, यानी कि क्रोमोसोम जो हैं उनको पकड़ लिया जाएगा स्पिंडल फाइबर्स से निकले हुए धागों द्वारा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये अपने क्रोमोसोम्स हैं, ये जो है ये जो धागे हैं ये स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए हैं। और अब जो कंडीशन यानी कि क्रोमोसोम्स को जो पकड़ लिया गया है इनके द्वारा, इसे अपन कहते हैं माइटोटिक अपैरेटस। क्या कहते हैं इसे अपन कहते हैं माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है, और ये बीच का अपना सेंट्रोमियर है ही। अब देखिए चलिए इसके बाद प्रोफेज में ये हो गया, क्या क्या हमने बात की प्रोफेज में, अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम में कंडेंस होकर कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स दो क्रोमैटिड्स से मिलकर बनते हैं जिनमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये क्रोमैटिड्स का, और सेंट्रोमियर के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। अगला जो है अपना वो है क्या, सेंट्रोसोम जो होते हैं जिन्हें अपन स्पिंडल फाइबर्स भी बोलते हैं। इन सेंट्रोसोम से कुछ धागे निकलते हैं, इन धागों को एस्ट्रल रेज कहा जाता है, और ये धागे जाकर काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, क्रोमोसोम के बीच से जुड़ जाते हैं, और क्रोमोसोम्स एक अरेंज हो जाते हैं सीक्वेंस में, जिसे अपन माइटोटिक अपैरेटस भी कहते हैं। और साथ में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि सेल के सभी अंग, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियोलस जो है, सब कुछ डिसअपियर हो जाता है इस स्टेज के अंदर। मेन काम जो स्टेज में होता है वो होता है कि सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स से एस्ट्रल रेज निकलती हैं और ये रेज क्रोमोसोम को आकर जोड़ लेती हैं। ओके, अगला स्टेप है मेटाफेज। नेक्स्ट यूर स्टेप इज मेटाफेज। पहला था प्रोफेज, पी फेज, दूसरा है मेटाफेज जिसे हम एम फेज कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स थ्रू काइनेटोकोर्स आर मूव्ड इन अ पोजीशन टू द सेंटर ऑफ द सेल। अब देखिए ये देखो आपको दिख रहा है क्रोमोसोम जो हैं कहीं कहीं पर पकड़े हुए हैं, मतलब कोई क्रोमोसोम यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ये कब था, प्रोफेज अवस्था में था। लेकिन मेटाफेज अवस्था का कैरेक्टर ही ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर्स का जो अरेंजमेंट इनके बीच में है, जो जुड़ाव है, उसकी वजह से ये सेंटर ऑफ द सेल में आ जाएंगे। सेल के बीचों बीच में आके क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे इस मेटाफेज के दौरान, है ना। द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड इक्वेटर प्लेट, और यहाँ पे जो बनेगी आपकी उसे कहेंगे इक्वेटर प्लेट, यानी कि सेल के बीचों बीच आकर क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे और उस बीच की लाइन को कहेंगे इक्वेटर प्लेट। इट मीन्स मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर प्लेट पर आकर जुड़ जाते हैं।
आकर बैठ जाते हैं। द प्लेट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, और यही कंडीशन मेटाफेज प्लेट भी कहलाती है। इसी कंडीशन को अपन मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन इस मेटाफेज का डायग्राम। हाँ जी, तो देखिए ये है वो मेटाफेज का अवस्था। मेटाफेज के दौरान जो सेल का कंडीशन होता है, सेल ऐसे दिखती है अपन को मेटाफेज अवस्था में, है ना। तो मेटाफेज में क्या हो गया, देखो अपन ने क्या कहा था, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो गए हैं, इक्वेटर प्लेट पे आके कलेक्ट हो गए हैं, है ना। इक्वेटर प्लेट पे आकर ये क्रोमोसोम्स कलेक्ट हो गए हैं। ये जो बीच का हिस्सा है आपका, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है काइनेटोकोर, या फिर इसे को अपन सेंट्रोमियर भी कहते हैं। ये वो क्रोमैटिन थ्रेड है जो दो से मिलकर क्रोमोसोम बना है। ये सेंट्रोसोम है या फिर स्पिंडल फाइबर, इससे ये निकले हुए हैं, इसी को अपन स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। स्पिंडल फाइबर, ये जो धागे होते हैं इनको कहते हैं एंड एस्ट्रल रेज भी कहते हैं इनको, ओके। और ये क्रोमैटिड्स है, यानी कि ओवरऑल अपन देखेंगे कि क्रोमोसोम सेल के बीचों बीच एक लेयर पे, एक प्लेट पे एक आके अलाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इक्वेटर प्लेट और मेटाफेज प्लेट। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम्स ऑन मेटाफेज प्लेट आर कलेक्टेड बाय काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स पे स्पिंडल फाइबर्स इनको पकड़े हुए हैं, यहाँ पे सेंट्रोसोम है जो इनको हेल्प कर रहे हैं जुड़ने के लिए काइनेटोकोर से। ठीक है, ड्यूरिंग दिस द एक्स शेप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सीन द बेस्ट कंडीशन, है ना। यहाँ पर जो अपनी क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर होती है वो सबसे अच्छी एंड सबसे बेस्ट दिखाई देती है। इट मीन्स अगर आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़नी है तो वो जो सबसे बेस्ट फेज ऑफ साइकिल है जिसमें अपन कर सकते हैं ये काम, वो मेटाफेज है। क्योंकि मेटाफेज में हमको क्रोमोसोम्स जो हैं सही बीचों बीच पोजीशन पे अलाइंड दिखते हैं और अपने एग्जैक्ट एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने का, क्रोमोसोम के एनाटॉमी एंड ऑल को पढ़ने के लिए जो बेस्ट स्टेज मानी जाती है वो इसी मेटाफेज को मानी जाती है। मेटाफेज में एक्चुअली होता क्या है, मेटाफेज में क्रोमोसोम जो हैं अरेंज कर लेते हैं सेंटर ऑफ द सेल पे अपने आप को, और उस प्लेट को बोलते हैं इक्वेटर प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट। ठीक है, तो अभी हमने बात की मेटाफेज की, तो दो हमने स्टेज ऑफ सेल साइकिल पढ़ लिए हैं। माइटोसिस में पहला फेज प्रोफेज वो हमने पढ़ लिया है, सेकंड था मेटाफेज वो हमने पढ़ लिया है। प्रोफेज में मेन काम क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी एंड क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो क्रोमोसोम के रूप में आ गया था। ये हुआ था मेन काम प्रोफेज में। और मेटाफेज में जो मेन काम होता है वो होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर प्लेट पे आकर अलाइन हो जाते हैं। काइनेटोकोर उनको हेल्प करता है इस काम में स्पिंडल फाइबर्स से जुड़कर, और स्पिंडल फाइबर्स को सेंट्रोसोम्स रिलीज करते हैं। तो ये अपना क्या होता है, मेटाफेज या इक्वेटर प्लेट पे अपना काम हो जाता है। दैट इज योर सेकंड स्टेज मेटाफेज। चलिए अब आते हैं अपन थर्ड स्टेज। देखिए ये अच्छा और क्लियर डायग्राम है अपना मेटाफेज का, जिसमें आपको दिख रहा है ये आपके क्या है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल्स हैं ये दोनों आपके, है ना, सेंट्रियोल्स हैं। यहाँ पे अपने क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स का ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है जो इक्वेटर प्लेट पर आकर कलेक्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट इज योर एनाफेज। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है अपना वो है एनाफेज। ठीक है, चलिए एनाफेज देखते हैं। एनाफेज इज योर थर्ड स्टेप ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का तीसरा स्टेप जो होता है वो एनाफेज होता है। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एट सेंट्रोमियर्स इनटू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो इक्वेटर प्लेट पे थे ये खींच ले जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, ये टूट कर दो टुकड़ों में बट जाते हैं, आधा उस साइड और आधा इस साइड। सेल के बीचों बीच में ये थे पहले, और बीचों बीच से अब ये जो है वो दो पीस में टूट जाएंगे, आधा उस साइड चला जाएगा, आधा इस साइड चला जाएगा। यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है इसमें अपना एक्स शेप का ये जो क्रोमोसोम था, देखिए इस डायग्राम में ये जो क्रोमोसोम है इसका ये वाला हिस्सा आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। तो यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है ये स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, दो टुकड़ों में टूट जाएगा सेंट्रोमियर से। बीच की जो अवस्था है उसकी सेंट्रोमियर जो काइनेटोकोर कहते हैं, इस जगह से ये टूट जाएगा
और हाफ उस साइड और हाफ इस साइड आ जाएगा। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में अपने टूट जाएगा ये। 2 क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। टूटने के बाद क्या होगा, ये जो इधर टूटा है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और इधर टूटा है वो ऊपर की इधर मूव करेगा, यानी कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो टूटे हुए पार्ट्स हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो मूव करना शुरू करेंगे। इट मीन्स एनाफेज में जो मेन काम होता है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मूवमेंट ऑफ द स्प्लिट्स इनटू द टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ये मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, अपना नेक्स्ट करेंगे कोशिश। चलिए ये है अपना एनाफेज का डायग्राम। ठीक है, एनाफेज में मैंने क्या कहा अभी आपको, देखो ये जो अपना जो ये क्रोमोसोम का पार्ट है, यहाँ पर इसका काइनेटोकोर है ना, ये तो ये काइनेटोकोर से टूटकर ऑपोजिट की तरफ मूव कर गया है ना, ऑपोजिट पोल्स में। जो बीच में यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइंड थे वो क्रोमोसोम्स अब कुछ इधर और कुछ इधर, यानी कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स का गुच्छा बन गया, क्लस्टर बन गया है यहाँ पर। तो ये अपना एनाफेज अवस्था है। लास्ट इज योर टेलोफेज। लास्ट इज योर टीलोफेज। टीलोफेज लास्ट स्टेप होती है अपनी माइटोसिस की, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम्स जो हैं ऑपोजिट पोल्स पर रिच कर जाते हैं और अपनी अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और डिस्क्रीट यूनिट्स में, मतलब वही सेम क्रोमोसोम्स अब क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में वापस बन जाते हैं। ये देखिए वहाँ पे क्रोमोसोम्स दिख रहे थे आपको और ये क्रोमोसोम्स अब क्रोमैटिन के रूप में वापस बन जाएंगी इस पोल पर एंड इस पोल पर। इस दौरान टेलोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपीयर हो गई थी वो आ जाती है वापस, एंड जो आपका क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स थे वो क्रोमैटिन क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस भी आता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हुए थे वो सब वापस से रीगेन कर लिए जाते हैं सेल के द्वारा। ये है टेलोफेज, लास्ट फेज, जिसमें सेल जो है अपने आप को रीगेन कर लेती है। क्रोमोसोम्स जो बट गए हैं 2 पार्ट्स में, उन दोनों को क्या करा जाता है, क्रोमैटिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये है टेलोफेज। अब टेलोफेज के बाद हमारा कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया है, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अपन ने कर लिया है। नाउ द सेकेंड थिंग वाज साइटोकाइनेसिस। अब आएगा साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, एंड इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। साइटोप्लाज्म होगा, इसका डिवीजन होगा, एंड इसके पहले क्या हुआ था, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस होगा, दैट इज डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होगा और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, एंड साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट से एक सिंगल सेल जो है अब 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इन एनिमल सेल्स अपीयरेंस ऑफ फ्यूरियस इन furrows in plasma membrane. In animal cells, appearance of plasma membrane furrows that depends gradually and joins the divide cytoplasm into 2 parts. देखो क्या कहा है, जो साइटोकाइनेसिस होता है ना, साइटोकाइनेसिस मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था, वीडियो बैक करके आप देखिएगा ज़रूर कि साइटोकाइनेसिस 2 होता है। एक तो होता है सेल प्लेट मैकेनिज्म से, है ना, एक तो होता है सेल प्लेट मैकेनिज्म, दूसरा आता है सेल फर्रो मैकेनिज्म, FURROW, फर्रो मैकेनिज्म। तो सेल प्लेट मैकेनिज्म तो होती है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में याद कैसे रखेंगे आप, P है प्लांट्स एंड P है प्लेट, तो P फॉर प्लांट एंड P फॉर प्लेट, तो जिसमें P आता है वो प्लांट्स में होता है, तो सेल प्लेट मैकेनिज्म प्लांट्स में होती है, एंड सेल फर्रो मैकेनिज्म एनिमल्स में होती है। तो एनिमल्स में हो जाएगा सेल फर्रो। देखिए क्या होता है इसमें, जो सेल्स बनी है अपनी, ये 2 सेल्स बनी है अपनी, ठीक है, एक सेल तो बनी है ये वाली अपनी, है ना, ऐसे ये जो सेल बनी है अपनी, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ आ गया है और कुछ यहाँ आ गया, तो इसमें फर्रो बनती है ना, ऐसे खांच बन जाती है बीच में, और ये जो फर्रो है ना ये डिवाइड करती है आगे आगे, ये फर्रो फिर ऐसे बन जाती है, और यहाँ पे एक सेल का न्यूक्लियस एक, और फाइनली एक सेल जो वो 2 में टूट जाती है। ठीक है, तो फर्रो मतलब कि खांच बन जाती है, और यहाँ पे से कुछ गैप बन जाता है, जो गैप अंदर की तरफ धंसता है और सेल 2 टुकड़ों में टूट जाती है। ये है सेल फर्रो मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस, जो एनिमल्स में देखा गया है।
एंड प्लांट्स में जैसे इसका रिवर्स, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में जो होता है ना, ये मैंने आपको यहाँ पर सेल फर्रो बताया है, FURROW। अब मैं यहाँ आपको बता रही हूँ प्लांट मैकेनिज्म। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपकी सेल है, ये सेल के बीच में, ठीक है, ये सेल के बीच में से प्लेट बनती है। कैल्शियम, आपके जो कैल्शियम है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करते हैं प्लांट सेल में, वो सारे केमिकल्स आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, बीच में इकट्ठा होते हैं, और बीच में इकट्ठा होकर टूवर्ड्स द पोल मूव करते हैं ना। तो बीच से इकट्ठा होते होते ये ऐसे लेयर करते 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 पूरी सेल के अंदर बन जाते हैं और एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देते हैं। देखिए इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट द सेंटर एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट लैटरल वॉल्स। बीच में से वॉल निकलती है और साइड में ग्रो करती है। यहाँ पे रिवर्स था, साइड से खांच आई है, साइड से फर्रो बनता है और वो बीच तक कट कर देता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर बीच से हम सेंटर टू आउटवर्ड मूव करते हैं और इसमें हम आउटवर्ड टू सेंटर मूव करते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें मूवमेंट होता है। ओके, तो ये है आपका क्या, सेल प्लेट मैकेनिज्म। तो साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मैकेनिज्म एंड सेल फर्रो मैकेनिज्म दोनों से होता है। प्लेट होती है प्लांट्स में एंड फर्रो होता है एनिमल्स में। इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो चुका है एंड एक सेल जो है वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि अपना सेल साइकिल जो है, सेल डिवीजन जो है, दैट इज माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है। एंड इन माइटोसिस व्हाट वी हैव सीन दैट इज a single cell has been converted into 2 daughter cells. Each daughter cell is a copy of the parent. इसीलिए इसको अपन ने इक्वेशनल डिवीजन भी कहा था। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब दोनों जो डॉटर बनती हैं सब कुछ इनमें सेम है, पेरेंट का है ना, सेम एज कॉपी है, इसलिए ये माइटोसिस है, जिसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। अब आइए सिग्निफिकेंस पर। हंसी हटानी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पर। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्यों होता है, क्या रोल है इसका। तो देखिए माइटोसिस प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स माइटोसिस में हमें 2 कॉपी मिल रही हैं, दोनों कॉपी डिप्लॉयड होती हैं और पेरेंट की फोटो कॉपी होती है, पेरेंट की सेम होती हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी कि एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ सेल्स। ऐसा काम कब होता है, जब हमारे चोट लग जाती है और चोट को भरना होता है, सेल्स को रिपेयर करना होता है, स्पेशली इन लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स। हमारे गट की सेल्स में, ब्लड सेल्स में, या फिर वुंड में, कट लगे हुए पार्ट्स में हमारा जो रिपेयर सिस्टम है वो इसी माइटोसिस की वजह से काम करता है। हमारी जो सेल टूट जाती हैं, मर जाती हैं, सेल जहाँ पे है नहीं वहाँ पे सेल्स का ग्रोथ होना है, तो ये सारा का सारा जो है माइटोसिस की हेल्प से ही किया जाता है, ठीक है। और प्लांट्स में अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन जो होता है, प्लांट्स की जो हाइट बढ़ती है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जो प्लांट्स शो करते हैं एपिकल पार्ट में, है ना, एपिकल बड में और लैटरल बर्ड्स के अंदर या फिर कैम्बियम के अंदर जो भी लैटरल ग्रोथ होती है, वो कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट जो होती है वो इसी माइटोसिस की वजह से होती है, इसी माइटोसिस की वजह से होती है। ये है माइटोसिस का इम्पॉर्टेंट रोल कि माइटोसिस हमें रिपेयर कराने के लिए काम करता है, सेल को इलाज कराने के लिए काम करता है, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ सेल बढ़ाने के लिए काम करता है, सेल जो है वो डिप्लॉयड नंबर में बढ़ती रहे, वो सारा का सारा काम माइटोसिस से होता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है माइटोसिस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट पार्ट 2 वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नेक्स्ट सेल साइकिल दैट इज मियोसिस। अगले टॉपिक में अपन मियोसिस को पढ़ेंगे। अब तक हमने माइटोसिस को पूरा कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई विल बी देयर टू हेल्प ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।